नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। अभी हम चैप्टर 3 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। अब इसमें सेक्शन 4 देखते हैं। इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। इसमें सब क्लॉज 1 कहता है कि एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव that any act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer। इसमें किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी की बात की गई है। जैसे आप हैं, एक कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर आपको ये लगता है यू हैव दैट रीजन टू बिलीव दैट एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीइंग in practice in any house, so this is your responsibility that you should go to any concerned protection officer and to give the information about this particular act. Now subsection 2, no liability civil or criminal shall be incurred by any person for giving in good faith of information। अब इसमें इम्यूनिटी दी गई है उस पर्सन को। जैसे आपने किसी के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन फाइल किया या किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताया कि इस घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो यू विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी काइंड ऑफ सिविल और क्रिमिनल नेचर। लाइक आपको किसी भी तरीके का सिविल या क्रिमिनल सूट फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप गुड फेथ में जाके ये बताते हैं किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर को। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है किसी पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की या मैजिस्ट्रेट की? अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट हु हैज़ रिसीव्ड अ कंप्लेंट। जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई मैजिस्ट्रेट जिन्होंने एक कंप्लेंट रिसीव की डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम शैल इन्फॉर्म द अग्रीड पर्सन। अगर इसमें क्या कह रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो या मैजिस्ट्रेट हो, उनको पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे किया जा रहा है या फिर किसी भी तरीके की एक एप्लीकेशन उनके पास पहुँचती है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? शैल इन्फॉर्म द अग्रीड पर्सन। वो सबसे पहले अग्रीड पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे। सब क्लॉज ए कह रहा है offer right to make an application for obtaining a relief by way of protection order, an order for monetary relief, custody order, residence order, compensation order or more than such order under this act। तो ये मैजिस्ट्रेट का या सर्विस प्रोवाइडर का या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है कि उस अग्रीव्ड पर्सन को, उस विक्टिम को उसके राइट के बारे में उसे अवेयर कराएं, उसको बताएं कि आपके पास ये राइट है कि आप एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं या मॉनेटरी रिलीफ के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं, कस्टडी ऑर्डर को भी आप पा सकती हैं, रेजिडेंस ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं, कंपनसेशन ऑर्डर के लिए भी कर सकती हैं और अन्य भी तरीके के ऑर्डर जो कि इस एक्ट में दिए गए हैं। और क्या बताएगा नेक्स्ट? ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर की अवेलेबिलिटी के बारे में और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में और ऑफर राइट टू फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 और फ्री लीगल सर्विस के बारे में भी उसको बताया जाएगा कि यू हैव राइट टू गेट फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेक्स्ट है ऑफर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट और उसके पास ये राइट भी होता है कि 498A ऑफ द आईपीसी के अंदर वो जाके क्रूएलिटी, 498A जिसमें हम क्रूएलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर जाके भी वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है रेस्पोंडेंट के खिलाफ। नेक्स्ट आता है, अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी मैनर एज टू रिलीव अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हिज ड्यूटी टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अपॉन receipt of information as to the commission of a cognizable offense। ये क्या कह रहा है? Provided that nothing in this section shall be construed in any manner। इस सेक्शन में किसी भी तरीके का as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to commission of cognizable offense। So इसका जो प्रोविजो कहता है, कंस्ट्रुएट नहीं करेगा किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसकी एक ड्यूटी को टू प्रोसीड करने का
एक अकॉर्डेंस विद द लॉ के अकॉर्डिंग अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। अब आते हैं सबसेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। अब जो शेल्टर होम्स की ड्यूटीज क्या होंगी? इफ एन अग्रीव पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट, चाहे कोई अग्रीव पर्सन हो या फिर उनके बिहाफ पे कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करते हैं द पर्सन, उस पर्सन को जो कि किसी शेल्टर होम के चार्ज में है, प्रोवाइड कराने के लिए शेल्टर होम उस अग्रीव्ड पर्सन को, तो वो जो पर्सन किसी शेल्टर होम के चार्ज में है वो प्रोवाइड कराएगा एक विमेन को, एक विक्टिम को शेल्टर होम। इसमें ये शेल्टर होम की ड्यूटी होती है। बेसिकली वही है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को जो कि शेल्टर होम का इंचार्ज रहा हो या है, तो वो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उस अग्रीव्ड पर्सन को, उस अग्रीव्ड विमेन को, उस विक्टिम को प्रोवाइड करा दे। फिर ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इफ एन अग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट, सेम चीज यहाँ पे भी है कि कोई अग्रीड पर्सन या फिर उसके बिहाफ पे कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है पर्सन, एक ऐसे पर्सन को जो कि मेडिकल फैसिलिटी के चार्ज में है, तो वो उसको हेल्प करेगी, मेडिकल एड प्रोवाइड कराएगी और उस मेडिकल एड प्रोवाइड कराएगी उस जो विक्टिम है उनको। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसका जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट करेगा सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो जितना चाहे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में, एज इट में कंसिडर नेसेसरी, जैसे उनको जरूरी लगता हो, एंड शैल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया, और वो सारे एरिया को नोटिफाई करेंगे विद इन विच प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर, जिसके अंदर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होंगे वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे इस एक्ट में जो जो चीजें उनको कन्फर्म की गई हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फॉर एज पॉसिबल बी वुमेन एंड शैल possess क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो एक विमेन को प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, एंड शैल possess सच क्वालिफिकेशन, वो सारी क्वालिफिकेशन वो possess करे जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो सारे एक्सपीरियंस जो उन विमेन के पास होना चाहिए जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है the term and condition of service of the protection officer and the other officer subordinate to him shall be such as may be prescribed। तो वही टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए, तो जो कुछ भी प्रिस्क्राइब की गई हैं इस एक्ट के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे लागू होंगी। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट तो कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, अब उन्हीं प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होंगी, तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन 9 कहता है It shall be the duty of the protection officer to assist the magistrate in the discharge of his function under this act। मतलब कि वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे, उनको हर तरीके का हेल्प प्रोवाइड करेंगे उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड फॉरवर्ड कॉपीज, जो उसकी कॉपी बनेगी उसको फॉरवर्ड करेंगे टू दी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो पुलिस ऑफिसर होगा पुलिस स्टेशन का, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, और जुरिसडिक्शन को देखते हुए जिनके जुरिसडिक्शन में हुआ है उन्हीं के लोकल लिमिट के जुरिसडिक्शन में ये चीज़ उनको दिया जाएगा। वायलेंस इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड, मतलब जहाँ जिसके जुरिसडिक्शन में, जिसके लोकल जुरिसडिक्शन में ये वायलेंस कमिट हुआ है उन्हीं को प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। To make an application in such form and in such manner as may be prescribed to the magistrate if the aggrieved person so desires claiming relief for issuance of protection order। To make an application, एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार करेंगे एक ऐसे मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है मैजिस्ट्रेट को, अगर अग्रीव पर्सन की खुद की इच्छा है तो वो क्लेम करना चाह रही है प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, तो टू एंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि अग्रीव पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड, जो अग्रीव पर्सन है उसको लीगल एड प्रोवाइड किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, एंड मेक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच अ कंप्लेंट इज टू बी मेड, और जो कंप्लेंट बनाई गई है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ उसको प्रोवाइड की गई है उस कॉपी को। ये क्या कह रहा है
टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर, एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करना। लीगल एड और काउंसलिंग, कैसे लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड, टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग लीगल एड और काउंसलिंग, शेल्टर होम एंड मेडिकल फैसिलिटी इन लोकल एरिया विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। हाँ, मतलब कि एक लिस्ट तैयार करेंगे, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो एक लिस्ट तैयार करेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कैसे अपने अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं उस लोकल जुरिस्डिक्शन में, और वो किसको देंगे, उस मैजिस्ट्रेट को देंगे। एफ कह रहा है टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम इफ द अग्रीड पर्सन सो रिक्वायर्स एंड फॉरवर्ड अ कॉपी of his report of having lost the agreed person in a shelter home to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the shelter home is situated. To make available a safe shelter home, एक safe shelter home available कराया जाएगा अग्रीड पर्सन को अगर उनको इसकी ज़रूरत है, और इसकी एक कॉपी जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी उस अग्रीड पर्सन को, पर्सन इन अ शेल्टर होम में, टू द पुलिस स्टेशन को, एंड द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन in the area where the shelter home is situated. Okay. जी कह रहा है टू गेट द अग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड, जो अग्रीड पर्सन है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इफ शी हैज सस्टेन बॉडी इंजरी, अगर उनको किसी भी तरीके की कोई बॉडी इंजरी आई हुई है तो उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस स्टेशन में, और जो मैजिस्ट्रेट हैं वो मैजिस्ट्रेट को भी, एंड हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द एरिया, मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में ये वायलेंस हुआ है उन्हीं के लोकल जुरिस्डिक्शन के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको और मैजिस्ट्रेट को। टू एंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ मॉनिटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विद एंड एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। टू एंश्योर, ये इंश्योर भी करेंगे वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो ऑर्डर मॉनिटरी रिलीफ का जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 20 में दिया गया है क्या वो उससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और उसका एग्जीक्यूशन सही से हुआ है या नहीं अकॉर्डिंग टू द CRPC। नेक्स्ट है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी कोई ड्यूटी अगर प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। नेक्स्ट आता है द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द मैजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट और अंडर दिस एक्ट। इसमें ये कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो किसके अंडर एंड कंट्रोल में, किसके सुपरविजन में काम करेंगे, तो वो मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल एंड सुपरविजन में काम करेंगे और अपनी सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे which has been given by the magistrate and the government under this act. नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडर। अब सेक्शन 10 बात करेगा सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, इसमें जो सबसेक्शन 1 है इसका, सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ and voluntarily association registered under the Society Registration Act or a company registration under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in force with the objective of protecting the right and interest of women by any lawful means including providing of legal aid, medical, financial or other assistance shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। अब ये सर्विस प्रोवाइडर के बारे में क्या कह रहा है कि कौन सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको होना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉलंटरी एसोसिएशन, एक वॉलंटरी एसोसिएशन की होनी ज़रूरी है, और वो जो वॉलंटरी एसोसिएशन हो वो रजिस्टर्ड हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में, या फिर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है उस कंपनीज एक्ट 1956 में, या फिर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या कोई और कानून इससे संबंधित है तो उसके अंदर में विद द ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के अधिकारों को और हितों को रक्षा करने के लिए उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, बाय एनी लॉफुल मीन्स, हर एक लॉफुल मीन के थ्रू, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, लीगल एड प्रोवाइड करने से लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़, किसी भी तरीके का असिस्टेंस, शैल रजिस्टर इटसेल्फ, और वो खुद को रजिस्टर कराएंगे किसके थ्रू, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। राइट, ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव द पावर। अब इन सर्विस प्रोवाइडर के पास पावर क्या क्या है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हैं।
तो सब क्लॉज ये कह रहा है कि रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इफ द अग्रीड पर्सन सो डिजायर्स एंड फॉरवर्ड अ कॉपी thereof to the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place। मतलब कि वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट जो रिपोर्ट होता है वो तैयार करेंगे। अगर किसी अग्रीड पर्सन अगर वो चाह रहे हैं तो वो इस कॉपी को फॉरवर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके लोकल एरिया में ये पर्टिकुलर एक्ट हुआ है। बी कह रहा है गेट द अग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, और जो अग्रीड पर्सन है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसकी जो कॉपी होगी वो मेडिकल रिपोर्ट जो बनाया जाएगा वो भेजा जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन को जिनके लोकल लिमिट में ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब जिनके कॉज ऑफ एक्शन, बेसिकली जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिनके लोकल लिमिट में कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस जिनके लोकल लिमिट में अराइज हुआ है उन्हीं के लोकल लिमिट में उनके प्रोटेक्शन ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी सी, इंश्योर दैट, ये इंश्योर करना कि जो अग्रीड पर्सन है उसको शेल्टर होम भी दे दिया गया है इफ शी सो रिक्वायर्स and forward a report of lodging the aggrieved person in the shelter home to the police station within the local limit of which the domestic violence take place। Again the same thing is there कि इंश्योर करना है कि उस अग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर होम प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर वो चाहती हैं तो इनका ये जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड किया जाएगा, जो लॉन्च किया गया है जो रिपोर्ट वो फॉरवर्ड किया जाएगा अग्रीड पर्सन का, और उनको शेल्टर रूम वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। जिनके लोकल लिमिट में सारी चीज़ें हो रही हैं उन्हीं पुलिस ऑफिसर को ये चीज़ें इन्फॉर्म भी की जाएंगी। नेक्स्ट है नो सूट, prosecution or other legal proceeding shall lie against any service provider or any member of the service provider who is deemed to be acting or purporting to act under this act for anything which in good faith done or intended to be done in the exercise of power of discharge or function under this act towards the prevention of the commission of domestic violence। तो क्या है कि कोई भी सूट, इनको एक तरीके से एक इम्यूनिटी दी गई है कि कोई भी सूट या फिर प्रोसिक्यूशन या किसी भी प्रकार का जो लीगल प्रोसीडिंग होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट नहीं लाया जाएगा और या फिर किसी और मेंबर के अगेंस्ट नहीं लाया जाएगा हु इज डीम्ड टू बी एक्टिंग, जो कि वो ऐसा लग रहा है कि जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति या महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं इस एक्ट में, उनको बेसिकली इम्यूनिटी दी गई है कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं लाई जाएगी अगर वो गुड फेथ में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो। अब आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या है, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटी को बता रहा है। तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हर एक स्टेट गवर्नमेंट, वो हर एक मेजर्स को, हर एक चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे उनके बारे में बताया है। पहला है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पीपल को अवेयर करें, इस एक्ट के बारे में बताएं, जो विमेन हैं, जो विक्टिम हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताएं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताएं। और किसके थ्रू बताएंगे, पब्लिक मीडिया के थ्रू बताएंगे जिसमें टेलीविजन होगा, रेडियो होगा या प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स के थ्रू वो बताते रहेंगे। और फिर आता है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड द मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by this act। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो और पुलिस ऑफिसर्स एंड द मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस, और जो जुडिशियल सर्विसेज के जो मेंबर हैं आर गिवन, उनको दिया जाएगा पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब उनको अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इस एक्ट में, जो भी इश्यूज हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कराया जाना और अवेयरनेस को फैलाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। नेक्स्ट है effective coordination between the services, effective coordination between the services provided by concerned ministries and department dealing with law, home affair including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted। मतलब कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस एक्ट में, उनका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन से ले करके जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, डिपार्टमेंट होगा जो कि लॉ और होम
अफेयर से डील कर रहे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, हेल्थ होगा एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, वो एड्रेस करेंगे इस डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज़ को और इस्टेब्लिश करेंगे एक पीरियोडिकल रिव्यू, एक रिव्यू वगैरह को भी वो कंडक्ट कराएंगे जो भी पॉसिबल हो सके। डी है प्रोटोकॉल फॉर द वेरियस मिनिस्ट्री कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग वन कोड्स आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। इसमें बेसिकली प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की गई है, जो वेरियस काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं वो कैसे प्रोटोकॉल को कंडक्ट करना है, कैसे सर्विसेज को डिलीवर कराना है उन वुमेन्स को जो कि इस एक्ट के अंदर विक्टिम रह चुकी हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया सेक्शन 11। अभी तक हमने चैप्टर 3 तक कवर कर लिया है। आगे के चैप्टर्स हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।